बीते दिनों हमने आपको बीजापुर से दो खबरें दिखाई थी। पहली खबर थी कि पेदाकोरमा, जो कि गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस गांव से 3 लोगों की हत्या माओवादियों ने की, जिसमें 2 छात्र भी शामिल थे। और वहीं दूसरी घटना हमने आपको दिखाई थी कि बीजापुर के ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इरपागुट्टा गांव से एक पुलिस ने जो 7 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया, जिसमें सेंट्रल कमेटी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के भी सदस्य शामिल थे। उसमें कैसे गांव वालों ने आरोप लगाया है कि एक युवक जो कि 7 बच्चों का पिता भी था और सरकारी स्कूल में रसोइया भी था, उसे भी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनामी माओवादी बताकर मार डालने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। अभी दोनों ही घटनाओं पर हालांकि हमने पुलिस से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, तो पुलिस ने इस पर जांच के बाद ही कोई जानकारी देने की बात कही। लेकिन अब दोनों ही तरफ से, जनताना सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, दोनों ही तरफ से इस पर प्रेस नोट सामने आ चुके हैं। पुलिस क्या कह रही है और माओवादी क्या कह रहे हैं, दोनों अपनी अपनी मुठभेड़ और हत्याओं को लेकर इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। सबसे पहले हमने अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया था पेदाकोरमा में किस तरह से माओवादियों ने बहुत ही निर्ममता से 3 लोगों की हत्या की और हत्या करने के बाद आरोप लगाया कि ये जो है दिनेश मोडियाम के कहने पर ये मुखबिरी की तैयारी कर रहे थे। साथ ही साथ उनके परिजनों से हमने जो बातचीत की, जो आपने खबर देखी होगी कि किस तरह से उनकी भाभी ने, उनके भाई ने बताया कि बहुत ही निर्ममता से उन बच्चों की हत्या की गई। एक बच्चा सोमा जो कि कॉलेज की तैयारी कर रहा था, और वहीं अनिल जो कि अब 13 साल का मात्र उसकी उम्र थी, उसकी भी हत्या की गई। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो माओवादियों ने एक पत्र भेजा है, और ये पत्र जो है गंगालूर एरिया कमेटी के द्वारा भेजा गया है, जिसमें माओवादियों ने अपनी तरफ से जो बयान है वो पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गंगालूर एरिया कमेटी प्रेस विज्ञप्ति को लगता है कि कोई बहुत ही निचले काडर ने लिखा है, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, शब्द की शैली से समझ में आता है कि निचला काडर ही होगा। उन्होंने लिखा, बीजापुर जिला पेदाकोरमा गांव में गद्दार दिनेश के परिवार को पहले भी जन अदालत में रखकर उन्हें 5-6 बार समझाया गया, फिर भी नहीं सुधरे। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव गद्दार मोडियम दिनेश के नेतृत्व में कुछ छात्रों व बच्चों को गोपनीय सैनिक स्मॉल टीम बनाकर सूचना देने के लिए तैयारी कर उन्हें गांव में ही रखा गया। उन्हें पहले भी हम समझाकर पकड़े और पूछताछ करने के बाद जब बात जन अदालत में रखा गया, मोडियाम जुगू, मोडियाम सोमाल, माड़वी अनिल को खत्म किया गया। इन्हें पहले भी कई बार समझाया गया, फिर भी नहीं समझे। हमारे पीएलजीए के ऊपर कई बार हमला करने के लिए पुलिस को सूचना दिया, इसलिए उन्हें पकड़कर हत्या किया गया। इस हत्या की जिम्मेदारी सरकारी पुलिस अधिकारी जितेंद्र यादव, गद्दार दिनेश, मनीष संतोषी हैं। इनके जैसे कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उनको यही सजा दी जाएगी। मोडियाम जुग्गू को 25,000 रुपये दिए, कुछ दिन के बाद 25,000 एसपी देने का था, कुछ रुपए को बैंक में रखने का गद्दार दिनेश जुग्गू ने वादा किया। मोडियाम सोमाल को 2 महीना ट्रेनिंग देकर 10,000 रुपये देकर स्मॉल टीम में रखा। माड़वी अनिल को भी इसी टीम में सदस्य था। इन्हीं के साथ 10 लोग थे, उन्हें भी पकड़कर जन अदालत में रखा, समझाए और छोड़ दिए। हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, वैसे इंटेलिजेंस गोपनीय से सैनिक व जन विरोधी काम पर न जाएं और अपनी अपनी ज़िंदगी का सोचें। अपने अधिकार को छनने वाले सामंतवाद, दलाल, नौकरशाही, पूंजीवादी साम्राज्यवाद को देश की संपत्ति को सौंप रहे हैं। हिंदू फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, जनयुद्ध के ऑपरेशन कगार को हराएंगे। पीएलजी और इसको लेकर उन्होंने माओवादी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं इस पत्र में, और साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है गंगालूर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गंगालूर एरिया कमेटी। ये पत्र उन 3 छात्रों की हत्या के बाद माओवादियों ने जारी किया है गंगालूर एरिया कमेटी के द्वारा। ये पत्र मेरे पास तक भी पहुंचा और मुझे लगा इसे बताना चाहिए। अब देखिए, माओवादियों ने ये बताया कि किस तरह से पुलिस ने इन्हें, उन तीनों जो मारे गए छात्र हैं, उन्हें अपना मुखबिर तैयार किया था, जिसमें दिनेश मोडियामी गंगालूर एरिया कमेटी का एक बड़ा माओवादी नेता था। डीवीसी स्तर का जो माओवादी नेता है, और उसके बहुत ज़्यादा संगठन को मजबूत करने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसी समय में, लेकिन उसके समर्पण कर देने से माओवादियों को बड़ा झटका लगा।
और लगातार उस इलाके में बड़ी मुठभेड़ें भी हुई। आंड्री की मुठभेड़ जिसमें 26 माओवादी मारे गए, इसके पीछे भी दिनेश मोडियाम का ही हाथ होना माओवादियों के द्वारा ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ उनको लगता है कि लगातार जो मुठभेड़ें हो रही हैं उसके पीछे भी दिनेश मोडियाम का हाथ है, और इसमें मुखबिरी के तौर पर उसने पेदा कोरमा के इन 3 छात्रों को भी अपने साथ जोड़ा, उसके साथ पैसे की लेन देन का काम भी किया गया। इस तरह के आरोप लगाए गए। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने वो जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में हमने जो एक रिपोर्ट तैयार किया कि किस तरह से सरकारी स्कूल के रसोइये को भी 1 लाख का इनामी नक्सली बताकर मार दिया गया, तो उसको लेकर भी पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। पुलिस ने हालांकि इसे टेक्स्ट के तौर पर जारी किया है, क्या लिखा है वो भी सुन लीजिए। ये 21 जून को हालांकि प्रेस नोट पुलिस ने जारी किया है, हम बाहर होने की वजह से आज इसको हम आपको दिखा पा रहे हैं। इसमें लिखा, बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में जून 2025 के पहले पखवाड़े के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए सघन माओवादी विरोधी अभियान की श्रृंखला में माओवादी कैडर व सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ों के पश्चात 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए। बरामद शव में दो शीर्ष माओवादी नेताओं गौतम उर्फ सुधाकर भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी समिति का सदस्य और भास्कर राव भाकपा माओवादी स्टेट कमेटी सदस्य शामिल है। बरामद अन्य शवों में से एक की पहचान महेश कोडियम के रूप में की गई, जो बीजापुर जिले के फरसगढ़ थाना अंतर्गत इरपागुट्टा गांव का निवासी था। मृत महेश कोडियम के शव का पंचनामा किए जाने के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वह नेशनल पार्क क्षेत्र डिवीजन के अंतर्गत प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन पार्टी का सदस्य था और उसकी संलिप्तता इस अवैध संगठन से थी। यह भी सामने आया कि महेश कोडियाम इरपागुट्टा गांव के प्राथमिक विद्यालय में रसोई सहायक के रूप में कार्यरत था। उसका चयन गांव की विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया गया था और मार्च 2025 तक उसे भुगतान किया जा रहा है। यह अभी जांच का विषय है कि महेश कोडियाम किन परिस्थितियों में केंद्रीय समिति सदस्य गौतम, राज्य समिति सदस्य भास्कर जैसे शीर्ष माओवादी नेताओं के संपर्क में आया। इस पूरे मामले की हर पहलू से गंभीर, निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच की जा रही है। पुलिस एक बार पुनः माओवादी संगठन से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों से अपील करती है कि वे इस प्रतिबंधित और अवैध संगठन से तत्काल संबंध विच्छेद करें। माओवादी संगठन से जुड़ाव न केवल समाज और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि स्वयं संबंधित व्यक्ति के जीवन और भविष्य के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। ये पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कहा है। अब देखिए दोनों बातें। सबसे पहले माओवादियों ने जो प्रेस नोट जारी किया, जो आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 25-25 हज़ार रुपये एसपी ने और दिनेश मोडियाम ने दिया है उन तीनों छात्रों को, 2 छात्र और एक जो ग्रामीण है, ताकि वो माओवादियों के खिलाफ मुखबिरी कर सकें। अब आप सोचिए कि माओवादियों ने जो तर्क दिया है, अगर आपके पास इस बात का सबूत है तो मुझे लगता है कि आपको वो भी पेश करना चाहिए। यानी कि आपने एक प्रेस नोट जारी कर दिया, क्या 13 साल का बच्चा पुलिस के संपर्क में आएगा और 25,000 रुपये उसे दिया जाएगा और वो इस तरह के जान जोखिम में डालने वाले कृत्य को करेगा? अगर मुखबिरी को लेकर अगर पुलिस को कोई टीम तैयार करनी होगी तो उसके लिए वो मुझे लगता है किसी परिपक्व युवक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सोमा की जो उम्र है, मुझे लगता है कि वो कॉलेज में जाने के योग्य हो गया था, तो हो सकता है कि वो पुलिस के साथ उसे दिनेश मोडियाम ने जोड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इसको लेकर कोई एविडेंस है नहीं, ना ही ऐसे कोई साक्ष्य मिले। हाँ, ये साक्ष्य जरूर मिले हैं कि वो लगातार अपने पढ़ाई को लेकर जागरूक था, लगातार किसी सरकारी नौकरी में जाने का इच्छुक था। इसको लेकर उसने आबकारी विभाग में भी एक फॉर्म अप्लाई किया था नौकरी को लेकर, और साथ ही साथ आगे पढ़ने को लेकर भी लगातार फॉर्म भरने की तैयारी उसके द्वारा की जा रही थी, जिससे इस बात की ओर इशारा मिलता है कि वो पढ़ने को लेकर जागरूक जरूर था, आगे कुछ करना चाहता था, लेकिन वो मुखबिर बन गया या नहीं बना, ये जांच का विषय है। अगर आपको लगता है कि वो मुखबिर बना और आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि माओवादियों के द्वारा कि आपने 4 से 5 बार जन अदालत लगाया, तो इस बात का जिक्र उसके परिवार के लोगों ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीधे पहले ही जन अदालत में उसे जान से मार दिया गया, वो भी काफ़ी निर्ममतापूर्वक। वही अनिल माडवी की बात की जाए तो 13 साल का था। 13 साल के बच्चे को क्या कोई मुखबिर बनाएगा, जिसके मानसिक स्थिति या उसकी परिपक्वता पर भी काफ़ी संदेह होगा, जो अभी ठीक से अपने पूरे स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, उसे किस तरह से मुखबिर बना दिया जाएगा? और ये भी संदेहास्पद है। उसके भाई ने भी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी। हाँ, उसके भाई ने ये जरूर कहा कि जब बहुत मारपीट की गई माओवादियों के द्वारा तो मजबूरी में जान बचाने के लिए उसने स्वीकार किया कि हाँ, दिनेश मोडियाम के 50,000 उसने लिए, लेकिन उसने लिए।
आपने 13 साल के बच्चे को मार दिया और आरोप लगा रहे हैं कि वो पुलिस का मुखबिर था। और यही वजह है कि अब आपका जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। जनता की सरकार, जिस तरह से आप कहते हैं कि जनताना सरकार है, जनता की सरकार है, हर बार जब फोर्स आती है घेरने के लिए तो आप तक यही जनता किसी समय सूचना दिया करती थी, लेकिन अब यही जनता आपसे दूर होती जा रही है। और यही वजह है कि अब आपका जनाधार कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं, लगातार आपको नुकसान हो रहा है, आपके बड़े नेता मारे भी जा रहे हैं। आपको भी आत्ममंथन की करने की आवश्यकता है। अब मुझे लगता है कि लगातार हो रहे नुकसान को आपने और भी ज़्यादा बढ़ावा देने का कृत्य किया है, जो आपने ये 13 साल के एक छोटे से बच्चे की हत्या भी की है साथ ही साथ। और इसका परिणाम मुझे लगता है कि जनता ही आपको दे रही है लगातार, और देगी भी आगे चलकर, क्योंकि आपने जिस तरह से एक बच्चे की हत्या की है। वहीं अगर अब पुलिस के प्रेस नोट पे बात की जाए तो ये भी मुझे काफ़ी अजीब लगा इस प्रेस नोट को पढ़ने के बाद। पुलिस ने बताया कि उसका संबंध जो है माओवादियों से था, और साथ ही साथ अब ये जांच का विषय है कि वो कैसे सरकारी स्कूल में रसोइये के पद पर चला गया। कितना हास्यास्पद है। अब आप सबसे पहले उस शिक्षक का बयान सुन लीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार उपल है। मैं प्रधानाध्यापक के पद पर 2022 नवंबर को मैं वहाँ पर पदस्थ हुआ हूँ। वो 2023 से जो क्या नाम है यार, महेश कुडियम, 2023 से हमारे पास मध्याह्न भोजन रसोइया के कार्य पर पदस्थ है, मतलब कार्य कर रहे हैं। और 2025 तक, अप्रैल तक का उन्होंने हमारे यहाँ कार्य किया। उनको कितनी सैलरी मिलती थी? उनको 1200 रुपये था पहले, अभी कुछ वृद्धि हुआ होगा, उतना तो अभी जानकारी नहीं है। अब आप देखिए, वो शिक्षक ने भी बताया है कि वो वहाँ पर लगातार लंबे समय से रसोइये के पद पर था। आप बोल रहे हैं कि पारदर्शिता से इस पूरे मामले की आप जांच करेंगे कि कैसे वो आखिर रसोइया बना और कैसे वो माओवादियों के बड़े नेताओं के संपर्क में था। अगर आपने रसोइये की हत्या, मैं तो अभी तक हत्या ही बोल रहा हूँ, पुलिस इसे कथित मुठभेड़ बता रही है और पुलिस उसे 1 लाख का इनामी नक्सली बता रही है, लेकिन जो गांव वालों ने आरोप लगाया कि उसे पकड़ कर मारा गया, मैं कोशिश करूंगा उस युवक को भी ढूंढ कर लाने की जिसने गांव वालों को बताया कि कैसे महेश मोडियाम को हाथ बांधकर ले जाया जा रहा था, और उसने आकर इसकी सूचना गांव वालों को दी। पुलिस का कहना है कि ये माओवादियों के संपर्क में था। अगर आपने उस पूरी रिपोर्ट को देखा होगा तो आप देखेंगे कि गांव वालों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि जो मारे गए शेष 6 माओवादी हैं वो सारे माओवादी ही हैं। उन पर उन्होंने किसी तरह का संदेह नहीं जाहिर किया। उन्होंने बताया कि ये सुधाकर है, भास्कर है, और सभी के नाम भी बताए। लेकिन महेश को लेकर ही उन्होंने, पूरे गांव वालों ने एक सुर में कहा कि ये 7 बच्चों का बाप है। इनके 4 बच्चे भोपालपट्टनम में रहते हैं जो पढ़ाई करा रहे हैं, जिन्हें करवाया जा रहा है। 3 बच्चे उसी इरपा गुट्टा के स्कूल में आते थे जहाँ उनका बाप रसोइया था। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर पुरानी है जिसमें महेश सभी बच्चों को खाना खिला रहा है। आप सोचिए कि अगर इतने लंबे समय से एक माओवादी सक्रिय, उसमें आपने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि सेंट्रल कमेटी के संपर्क में था। सेंट्रल कमेटी के संपर्क में रहने वाला इतना बड़ा माओवादी, सोचिए बच्चों के साथ है, और एक शिक्षक जो कि रोज बीओ ऑफिस में या महीने में 4 बार बीओ ऑफिस में आपके जिला मुख्यालय में आकर रिपोर्ट कर रहा है, उसके साथ वो रहते हुए वहाँ पर काम कर रहा है। तो क्या वो शिक्षक भी उससे मिला हुआ है? क्या पूरा गांव जो शिनाख्ती कर रहा है उन मारे गए 6 माओवादियों की, कि वो सुधाकर को जानते हैं, भास्कर को जानते हैं, सारे माओवादी को जानते हैं, तो पूरा गांव माओवादी है? और अगर पूरा गांव माओवादी है तो क्यों ना सभी को मुठभेड़ में मार दिया जाए और उस गांव से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और अगर आप पूरी पारदर्शिता से इसकी जांच करेंगे तो क्या उम्मीद रखूं मैं कि पारदर्शिता से, इसके पहले भी सारकेगुड़ा और एडस मेटा की जांच हुई थी जिसमें कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि ग्रामीण बीज पंडुम मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और उन्हें गलतफहमी का शिकार होकर जवानों ने उन पर फायरिंग कर दी और उनकी हत्या हो गई थी। इस बार इन दोनों ही मामलों के फैसले सामने आ चुके हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पारदर्शिता से आज भी इंतजार है उन मारे गए ग्रामीणों के परिजनों का कि शायद कभी पारदर्शिता आए, इस न्याय के मंदिर से निकले गए फैसले पर पुलिस कार्रवाई करे और जिन्होंने उनके परिजनों की हत्या की है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए या जेल भेजा जाए, जो भी कार्रवाई की जाए। तो किस तरह से हम उम्मीद करें कि महेश मोडियाम 7 बच्चों का बाप है, 7 बच्चों का बाप,
सोचिए एक माओवादी 7 बच्चों का बाप बन गया, माओवादी जिसको लेकर पुलिस ही प्रेस नोट जारी किया करती है या पुलिस ही बार बार इस बात की जानकारी करती है, दी जाती है पुलिस के द्वारा। कई सरेंडर माओवादियों के द्वारा भी दिया जाता है कि संगठन में जो माओवादी होते हैं सबसे पहले उनकी नसबंदी कराई जाती है कि उनका परिवार न बढ़े, और वो लोग अगर संगठन में शादी करते भी हैं। सोचिए 7 बच्चा पैदा करने की अनुमति दे दी माओवादियों ने, वो भी कौन माओवादी, मतलब सेंट्रल कमेटी के साथ रहने वाला महेश मोडियाम। क्या बोल रहे हैं आप। और वो जो ग्रामीण जिसने बताया कि, उसे भी मैं सामने लाऊंगा कि जो गांव वालों को बताया कि महेश को तो पुलिस हाथ बांध कर ले जा रही है, तब पूरे गांव वाले सोचे कि कई बार अंदरूनी इलाकों में ऐसी तस्वीरें आती हैं, मुठभेड़ होती है, शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर कई बार ग्रामीणों को पकड़कर लाया जाता है, पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। यही सोचकर इरपा गुट्टा के गांव वाले भी बीजापुर पहुंचे कि हो सकता है कि महेश को शंका के या शक के आधार पर लेके पुलिस चली गई हो गलतफहमी में। उसको छुड़वाने गए तो पुलिस ने उसकी लाश दे दी, बताया कि वो तो मुठभेड़ में मारा गया। कौन झूठ बोल रहा है, पुलिस या वो ग्रामीण जिसने बताया कि हाथ बांध कर ले जा रहे हैं आपके महेश मोडियाम को। वो 7 बच्चे, कौन देगा उनको जवाब, कौन बताएगा कि वो वाकई माओवादी था या गलतफहमी का शिकार था, मुठभेड़ में मारा गया या उसकी हत्या की गई। आप पारदर्शिता से जांच करेंगे बोल रहे हैं, तो इसके पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। कितनी घटनाओं में आपने पारदर्शिता से जांच करते हुए कार्रवाई की है। आप जिस संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, आप बताइए उस संविधान में हाथ रख के आज तक माओवादियों के खिलाफ एनकाउंटर में मारे गए ग्रामीणों को, जो क्रॉस फायरिंग में मारे गए, आप बताइए कि कितने ऐसी घटनाओं की आपने पारदर्शिता से जांच की और उस पर कार्रवाई की। अगर किया है तो उम्मीद करेंगे कि महेश मोडियाम के मामले में भी आप पारदर्शिता से जांच करेंगे। लेकिन पुलिस का प्रेस नोट मुझे अभी भी हास्यास्पद लगता है कि एक 7 बच्चे का बाप जो रसोईया था, लगातार उसके खाते में NEFT किया जाता था भोपालपट्टनम के BO के कार्यालय से, हर महीने उसकी तनख्वाह, मतलब उसका नाम वहाँ था। तो या तो वो जो वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो भी माओवादियों से मिले हुए हैं, उन्हें भी जेल भेज दिया जाए या उनका भी एनकाउंटर कर दिया जाए जो संरक्षण दे रहे थे महेश मोडियाम को। और या फिर आपका सूचना तंत्र किस तरह से काम कर रहा है कि वो रोज आकर सुबह वहाँ खाना खिला रहा है, खाना बना रहा है और बच्चों के साथ खुद खाना खा रहा है, बैठ रहा है, सारी व्यवस्थाओं में आपके संलिप्त है। और आपको इतने दिन के बाद पता चला, कितने महीने से उसे सैलरी दी जा रही है, कितने महीने से, हर महीने आपके वो सरकार का पैसा ले रहा है और सरकार के खिलाफ माओवादी बनकर काम कर रहा है, और आपने प्रेस नोट जारी कर दिया। माओवादियों और पुलिस के बीच में बस्तर के आदिवासी फंसे हुए हैं। कभी माओवादी उन पर इसी तरह से आरोप लगाकर मुखबिर बनाकर मार दिया करते हैं, कभी क्रॉस फायरिंग का दावा कर या क्रॉस फायरिंग का बहाना बनाकर पुलिस के द्वारा इस तरह से मार दिया जाता है। मेरी बातें ज़रूर बुरी लगेगी, लेकिन जब मैंने उनके छोटे छोटे बच्चों को देखा है तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, और इस पुलिस के प्रेस नोट को देखकर मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। आपको जांच करनी चाहिए थी, पता नहीं कब जांच करेंगे। तब तक वो अधिकारी जो जांच करने का दावा कर रहे हैं वो यहाँ रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, जो भी हो। लेकिन वो 7 अनाथ बच्चे उसी जंगल में रह जाएंगे, और उनके मन में क्या बीतेगी जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे और उस कहानियों से 2-4 होंगे। तो आप सोचिए, वो सरकार के साथ खड़े होंगे या सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। और अगर खिलाफ खड़े होंगे तो सरकार के खिलाफत के 4 बच्चे सोचिए क्या करेंगे। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको चेता रहा हूँ। इस तरह से माओवाद नहीं समाप्त होगा। माओवादी में नहीं समाप्त करना है, माओवाद समाप्त करना है, उस वाद को समाप्त करना है, विवाद को समाप्त करना है। देखिए, हर कोई अपनी नौकरी कर रहा है, आप अपने हिस्से की नौकरी कर रहे हैं, और अपने हिस्से की नौकरी में कुछ ऐसी गलती ना कर जाएं जिसका भुगतान आने वाले समय में बस्तर को फिर से करना पड़े, जो 4 दशक से बस्तर कर रहा है। ऐसी ही गलतियों का भुगतान, ऐसे ही पुराने समय में आप लोगों ने बस्तर को अनाथ छोड़ा था और माओवादियों ने इसे अपना गढ़ बनाया, और आज उस माओवाद को समाप्त करने के चक्कर में आप यहाँ पे फिर से इसी तरह से आग लगा रहे हैं। आपको भी आत्ममंथन करना होगा, माओवादियों को भी आत्ममंथन करना होगा कि बेगुनाहों की हत्या बंद होनी चाहिए। मुझे लगा कि इन दोनों प्रेस नोट को आपके सामने रखूं, और मेरे मन में जो 3-4 दिनों से जो विचार में, चूंकि मैं था नहीं शहर में और मेरे मन में कुलबुला रहे थे, इसे भी आपके सामने रखूं। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो बताइएगा, अगर आपको लगता है मेरा सोच सही है तो भी बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बात की है, इस वीडियो को और लोगों को भी देखना चाहिए तो शेयर कीजिएगा।
लगे कि मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ना लेफ्ट में ना राइट में, और जो बेगुनाह है उनके साइड में जाकर। तो इस बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।